नमस्ते। आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के 2025-26 पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इसकी जो भी ज़रूरी जानकारी है उसे आसान तरीके से समझा जाए। बिल्कुल, हम इस नोटिफिकेशन को आप कह सकते हैं शुरू से आखिर तक देखेंगे ताकि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। और हाँ, एक खास बात शुरू में ही नोट कर लें, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ई-समर्थ पोर्टल के थ्रू ही एक्सेप्ट हो रही हैं। अच्छा, मतलब ऑफलाइन फॉर्म्स का कोई चांस नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ लिखा है, ऑफलाइन फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी पर आते हैं। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। हाँ, बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज बनाई गई हैं इसमें। 3 कैटेगरीज, ओके। पहली है कैटेगरी 1। ये उनके लिए है जिनके पास वैलिड जेआरएफ है, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ या सीआईएसआईआर जेआरएफ, आईसीएमआर गेट क्वालिफाइड, डीबीटी जेआरएफ या फिर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर्स। अच्छा, तो ये सारे फेलोशिप वाले कैटेगरी 1 में आ गए। जी हाँ। फिर आती है कैटेगरी 2। इसमें वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है पर फेलोशिप नहीं है। मतलब या तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए नेट क्लियर किया हो या फिर स्पेसिफिकली पीएचडी एडमिशन के लिए ही नेट पास किया हो। दोनों इसमें आएंगे। ठीक है, नेट क्वालिफाइड विदाउट फेलोशिप। और तीसरी कैटेगरी वो थोड़ी अलग लग रही थी। हाँ, कैटेगरी 3 थोड़ी डाइवर्स है। इसके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स हैं, जैसे ए फॉरेन स्टूडेंट्स जो आमतौर पर आईसीसीआर या किसी गवर्नमेंट एजेंसी से स्पॉन्सर्ड होते हैं। फिर बी है वर्किंग प्रोफेशनल्स। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, सिविल सर्वेंट्स या फैकल्टी जो एफआईपीबी पर हैं वो आ सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इंटरेस्टिंग। हाँ, और क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपने एम्प्लॉइज। और डी में है स्कूल, हायर एजुकेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स। तो काफी अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को इंक्लूड किया गया है। कैटेगरी 3 में डिपार्टमेंट्स की लिस्ट भी काफी लंबी दिख रही है नोटिफिकेशन में। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग, मीडिया स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, आईटी, लॉ, मैनेजमेंट, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, टूरिज्म, उर्दू, ज़ूलॉजी। मतलब ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं अलग अलग फील्ड्स के लिए। बिल्कुल, और हर डिपार्टमेंट के लिए ना अपनी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है। जनरली मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स मांगे गए हैं, लेकिन हाँ, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS और PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% तक रिलैक्स किया गया है। 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। जी, और कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग। वहाँ ME MTech वाले 60% मार्क्स या 6.5 CGPA के साथ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर BTech है तो 75% मार्क्स या 7.5 CGPA और साथ में वैलिड गेट स्कोर भी चाहिए। अच्छा, बीटेक वालों के लिए गेट जरूरी है सिविल में। आईटी में भी कुछ ऐसा है? हाँ, आईटी में भी MSc MCA के अलावा BE BTech वाले एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी स्पेसिफिक हाई परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है। कैटेगरी 3 के लिए जो खास शर्तें हैं उन पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह के लिए क्या है? जरूर। देखिए, कैटेगरी 3A जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी PG डिग्री रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, ये तो बेसिक है। कैटेगरी 3B में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अलग अलग है। सिविल सर्वेंट्स के लिए पे लेवल 11 या उससे ऊपर होना चाहिए। ओके, 11+। हाँ, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं तो डेप्यूटी मैनेजर या उससे ऊपर की पोजीशन, और कंपनी का टर्नओवर भी देखा जाएगा कम से कम 100 करोड़। 100 करोड़ का टर्नओवर काफी स्पेसिफिक है। जी, और अगर दूसरे प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी एनुअल इनकम 12 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज या टीचर्स के लिए? यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है तो कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस मांगी गई है। ये कैटेगरी 3C में है। और जो कैटेगरी 3D के टीचर्स हैं, स्कूल, हायर एजुकेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के, उनके पास मास्टर्स डिग्री के साथ नेट या उसके जैसा कोई इक्विवेलेंट टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी सिर्फ एकेडमिक्स को ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को भी रिसर्च में लाना चाह रही है। ये अप्रोच काफी अलग है। हाँ, इससे इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज भी शायद बेहतर हो। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस और सीट एलोकेशन पर। ये कैसे होगा, क्या नियम है इसके लिए? पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो यूजीसी रेगुलेशंस 2022 के हिसाब से ही चलेगा। सीट्स भरने का एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले सीट्स दी जाएंगी जेआरएफ अवॉर्डीज को, यानी कैटेगरी 1 वालों को। प्रायोरिटी JRF वालों को। हाँ, अगर उसके बाद सीट्स खाली रहती हैं
तो फिर नेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो कैटेगरी 2 में हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। और अगर उसके बाद भी सीट्स बच गईं तो जो सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं पीएचडी एडमिशन के लिए कैटेगरी 3A के, उनका नंबर आएगा। तो ये ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। जेआरएफ, फिर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर नेट पीएचडी। जी हाँ, और ये भी क्लियर किया गया है कि कैटेगरी 1, 2 और 3A के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें फुल टाइम मोड में ही पीएचडी करनी होगी। फुल टाइम कंपलसरी इनके लिए। हाँ, लेकिन जो कैटेगरी 3B, C और D के कैंडिडेट्स हैं, यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज और टीचर्स, उन्हें यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक पार्ट टाइम या फुल टाइम का ऑप्शन मिल सकता है। अच्छा, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, पर जो भी इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो पार्ट टाइम करें या फुल टाइम, उन्हें अपने एम्प्लॉयर से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। NOC तो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैटेगरी 3A, B और C के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सुपर न्यूमररी सीट्स पर एडमिट किया जाएगा। सुपर न्यूमररी मतलब डिपार्टमेंट की जो रेगुलर सीट्स हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा सीट्स। एग्जैक्टली। इससे रेगुलर सीट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से ही लागू होगी। ठीक है। एप्लीकेशन फी कितनी रखी गई है और इंटरव्यू के टाइम क्या डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे। एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपए है और SC, ST, OBC, PWD, EWS और विमेन कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपए हैं। आदि है रिजर्व्ड कैटेगरीज और विमेन के लिए। जी, और जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लाने होंगे, जैसे कि क्वालिफाइंग एग्जाम्स की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, अगर JRF नेट है तो उसका वैलिड सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, एक फोटो ID और अगर इन सर्विस है तो NOC। ये सब ओरिजिनल में चाहिए होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब तक अप्लाई करना है? देखिए, नोटिफिकेशन तो 21 जुलाई 2025 को आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर अवेलेबल हो गए हैं। ओके, फॉर्म्स लाइव है। हाँ, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त 2025। 5 अगस्त, ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, टाइम कम है, इसलिए जल्दी करना होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट और इंटरव्यू की डेट्स ये सब बाद में यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ही अनाउंस की जाएंगे। तो वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना बहुत जरूरी है, सारी अपडेट्स वही मिलेंगी। तो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के PhD नोटिफिकेशन का पूरा विश्लेषण। हमने एलिजिबिलिटी, डिपार्टमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट डेट्स सभी पर बात कर ली। हाँ, लगभग सारे मेन पॉइंट्स कवर हो गए हैं। एक बात जो मुझे खास लगी वो ये कि यूनिवर्सिटी ने JRF फेलोशिप होल्डर्स को सीट एलोकेशन में क्लियर प्रायोरिटी दी है, लेकिन साथ ही साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स और टीचर्स के लिए भी पार्ट टाइम और सुपरन्यूमररी सीट्स के थ्रू रिसर्च का रास्ता खुला रखा है। एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश दिखती है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यही निकलता है कि कश्मीर में रिसर्च करने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस अपनी एलिजिबिलिटी कैटेगरी को ठीक से समझना होगा और डेडलाइंस का ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल, और इससे ना एक सवाल भी दिमाग में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल? कि इतनी अलग अलग बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स, फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स से लेकर एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल्स तक, जब एक साथ यूनिवर्सिटी के रिसर्च एनवायरनमेंट में आएंगे तो इसका वहाँ के रिसर्च कल्चर पर, कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटीज पर और जो ओवरऑल रिसर्च आउटकम्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये वाकई एक अहम सवाल है। इसके इम्प्लीकेशंस काफी हो सकते हैं। फिलहाल इस एनालिसिस को यहीं पर रोकते हैं।